हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो मुझे आशा है कि आपने गॉस थ्योरम पढ़ ली है, इसलिए मैंने अपना लेक्चर थोड़ा डिले किया है कि आप लोग जो है घर में तैयारी कर सकें। तो मैं अब ये डालने जा रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि कूलम्स लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, वहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे हमारी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हमारी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन। मीन्स हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, सपोज इट हैज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप यहाँ नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, आगे से ऊपर तक नीचे तक जा सकती है, स्ट्रेट है और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन। इससे हमने किसी पॉइंट P के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे अगर कोई प्लेट होगी, हमने पढ़ा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से बाहर की तरफ को निकलेगी। दिस इज द केस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इस तरह से कुछ स्पेस लाइंस बाहर को निकलेंगी और सिमिलरली इस तरफ को भी ऐसे ही लाइंस बाहर निकलेंगी। ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। नाउ व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? हमने पॉइंट P के ऊपर क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू फाइंड आउट एट पॉइंट P। तो हमारे पास इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा, अगर हमें बात करें एट पॉइंट P, तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, तो वी हैव ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर where charge Q is distributed on the wire having linear charge density lambda। इन दिस केस कौन सी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा। तो वी नो दैट कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। टू calculate the electric field at point P, we have to imagine a cylindrical Gaussian surface. Cylindrical Gaussian surface of radius r and length l। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे कैसा गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो वी हैव टू टेक हियर द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वी हैव टू टेक हियर द cylindrical Gaussian surface. Now suppose point P is at here. Here is the point P. Here we have to find out the electric field intensity at a distance r. This radius of this cylindrical Gaussian surface is r. R is the radius of this Gaussian surface. So what will happen here? Electric field intensity toward outside direction
What is its length? Length of this Gaussian surface, that is L. L is the length of this Gaussian surface. L is the length of this Gaussian surface. Now what will we do now? Now the charge, we know lambda is equal to Q upon L. Suppose Q is the charge that is enclosed by the Gaussian surface. Then what is Q equal to? Q is equal to lambda into L. This question number first. The charge enclosed by the Gaussian surface. Now see, ये जो Gaussian surface है, why we have taken the cylinder? Why we can't take here the sphere? स्फीयर लेंगे तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट इंटेंसिटी आएगी. यहाँ पे कुछ और आएगी, इधर कुछ और आएगी. तो हम यहाँ पे कैसे लेंगे? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे. ये सरफेस भी सिमेट्रिकल है, आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है. यहाँ पर भी सारा सरफेस कैसा है? सिमेट्रिकल है. ये दोनों सब. इसमें कितने फेस बन रहे हैं? 3 सरफेसेस इसमें हमारे बन रहे हैं. नंबर फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकेंड सरफेस, एंड दिस कर्व सरफेस इज द थर्ड सरफेस. हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर नाउ? 3 सरफेसेस. अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे ds. तो ds वेक्टर का डायरेक्शन और e का डायरेक्शन सेम होगा. लेकिन अगर यहाँ की बात करें, यहाँ से अगर हम इसका एरिया वेक्टर लेंगे, तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा. टुवर्ड दिस साइड इज द एरिया वेक्टर. अगेन हियर एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर के साथ इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 का. कर्व सरफेस के ऊपर अगर आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर भी आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ई भी इधर को है और ds भी इस तरफ को है. तो कर्व सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, और यहाँ पे आपकी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी. बट वी कैन से द केस, या मीन्स फ्लक्स यहाँ भी 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी. तो ये जो है ये एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है. सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? E डॉट ds इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू दिस गॉस थ्योरम. अप्लाइंग गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या बोलती है आपकी कि E डॉट ds यूजिंग गॉस थ्योरम, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. That is equal to lambda L by epsilon naught. Lambda L by epsilon naught. What if you see the Gaussian surface is divided into 3 surfaces. 3 surfaces: top surface, bottom surface, and curved surface. Top surface, that is surface number 1, bottom surface number, and curved surface, that is surface number 3. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, जो आपकी फ्लक्स होगी, फ्लक्स तीनों तरफ से निकलेगी बाहर. फ्लक्स यहाँ से भी बाहर निकलेगी, यहाँ से भी लाइंस बाहर निकलेंगी, और इस तरफ से भी लाइंस बाहर निकलेंगी. तो हमारे पास क्या जाएगा? फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस E डॉट ds प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस E डॉट ds प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस E डॉट ds. E dot ds. Now if you see flux due to first surface E dot ds, that is equal to flux due to second surface E dot ds, or that is equal to 0. Why? Because angle between electric field and ds are 90 degree. If it is 90, then it is ds cos 90, then it will become equal to 0. क्योंकि एंगल E और ds के बीच में कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. अगर 90 डिग्री का E ds cos 90 is equal to 0. E ds cos 90, that is equal to 0. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. आपके पास क्या बचेगा?
E dot ds is equal to third surface E dot ds. What is third surface का क्या रहेगा? Third surface E dot ds, that is equal to this third surface E dot ds. Now we can write it as that is also equal to, from equation number 2, lambda L by epsilon naught. Lambda L by epsilon naught. Lambda L by epsilon naught. Now what will you got? कि third surface E dot ds is equal to lambda L by epsilon naught. Now E and ds having the same angle, that is E ds cos 0 is equal to lambda L by epsilon naught. क्योंकि E और ds का एंगल 0 होगा यहाँ पे. E और ds में एंगल कितना है यहाँ पे देखिए आप लोग. E and ds they have the angle is equal to 0. If they have angle is equal to 0, what will you got? क्या मिलेगा आपको? You will got E बाहर आ जाएगा because E is constant. ds is equal to lambda L by epsilon naught. What is the area of circular cylinder? What is area of circular cylinder? So area of circular cylinder is, that is area of curved surface of the cylinder, that is 2 pi r into L. That is 2 pi r into L. Now if this is equal to 2 pi r L, then E into 2 pi r L is equal to lambda L by epsilon naught. L is cancelled with L. Now what will you got? E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into r. This is the electric field intensity due to a uniformly charged wire, that is E is equal to lambda 2 pi epsilon naught into r. If you see, E is inversely proportional to r. What does it mean? जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी. अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. आर इंक्रीजेस ई डिक्रीजेस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका ई कम होता जाएगा. हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू एन कैप. एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the curved surface. तो ये डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर